नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको लेखपाल की जो कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से निरंतर दे रहे हैं। इसी संदर्भ में जो ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम समाज है उसकी कक्षाएँ आपको मिल रही हैं। उसमें आपके जो 3 अध्याय हैं उन अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। आज जो हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 के अंतर्गत ही हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हुए बताए गए थे या जितने भी तथ्य आपको बताए गए थे उन तथ्यों का हम एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे चीज़ों को देखेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका पहला चैप्टर है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इससे एज इट इज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा तथ्यात्मक ना होकर व्याख्यात्मक ज़्यादा है, मीन्स ये थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है। ठीक है, नो डाउट हमारा सिलेबस चेंज हुआ है और UPSSC ने अपने जो परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया है मीन्स सिलेबस का, उसमें इस चैप्टर को रख रखा है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 6,40,930 ग्राम हैं। यदि हम प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो 68.86% जो आबादी है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर हम इस आबादी को संख्या के आधार पर देखते हैं तो 83.36 करोड़ लोग ग्राम में रहते हैं। और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसे कि आपको मालूम होगा जो ग्राम शब्द की उत्पत्ति है सबसे पहले वैदिक साहित्य में मिलती है। जो आपका महाजनी प्रथा था, उस महाजनी प्रथा का जो आपका वर्णन है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राम से जो आपका अगला ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो शहर में होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सामाजिक संरचना के बारे में देखेंगे और किस प्रकार से संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण का भारत पे इफेक्ट पड़ा हुआ है, ये आज हमारे मुख्य टॉपिक हैं। इतने टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अगला टॉपिक आपका चालू किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारा है नगर एवं नगरीकरण। नगर एवं नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण क्या हो गया? जैसे आपको मालूम होगा कि नगरीकरण क्या हो गया, एक अवस्था हो गई। ठीक है, नगर क्या होते हैं, नगरीकरण क्या होता है? नगर के सापेक्ष जब नगर एक बसता है तो उस बसने के फलस्वरूप जो मूलभूत परिवर्तन होते हैं उसको हम नगरीकरण के अंतर्गत रखते हैं। 2011 की अगर जनगणना की हम लोग बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगर का डिवाइडेशन है उन्होंने 3 बेस पर कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वह क्षेत्र नगर क्षेत्र कहलाएगा जो जिसकी जनसंख्या होगी वो 5,000 से ज्यादा होगी। ठीक है, जनघनत्व होगा, ठीक है, जनघनत्व वो आपका 400, ठीक है, मीन्स 1 किलोमीटर में 400 लोग 400 से ऊपर होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो 75% या इससे अधिक की जनसंख्या है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। जो देखिए जनघनत्व तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एरिया है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस पर्टिकुलर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 400 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इतने या इससे अधिक व्यक्ति जब
जिस भी एरिया में रहेंगे 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या होगी और 75% से अधिक आबादी जो होगी वो आपके गैर कृषि क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होगी, तो ऐसी जो संरचना होगी या जो ऐसा स्थिति प्रकट होगी उसको हम लोग नगर कहेंगे। अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने किस प्रकार नगरीकरण को परिभाषित किया है उसको भी हम देखेंगे। तो जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना और नगरीकरण कहलाता है। जैसे मैंने आपको नगर बसा नगर के अब जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं क्या होगी, वहां के लोग कृषि कार्य में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी वहां कहीं ना कहीं ज्यादा पाई जाएगी। और नगर में क्या होगा, नगर में लोग व्यस्त होंगे क्योंकि उनके पास जो अवसर होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नगर एवं नगरीकरण, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोगों ने देखा। अगर अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसे कि आपका ये मकान है, ठीक है, ये मकान आपके किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ईटा है, पत्थर ईटा है, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, मोरंग हो गया। इसी संदर्भ में अगर हम लोग सामाजिक संरचना की बात करते हैं, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, ठीक है, तो सामाजिक संरचना की अगर बात करते हैं, देखिए यही जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहते हैं। अब देखिए इसी सामाजिक संरचना में जब परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे हम, इसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, जी, परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए सामाजिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी कि मीन्स एक मानक होगा कि इस मानक में अगर परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होगा। तो सामाजिक परिवर्तन जैसे आपने देखा, क्योंकि हम ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो विकास होगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, राजनैतिक संरचना है, इन सब में ओवरऑल क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अगर सामाजिक संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं तो उनके जो मेन चीज होता है रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं वो परिवर्तन जब होगा तो इस परिवर्तन को हम लोग सामाजिक परिवर्तन के कारण के रूप में जानेंगे। अगर अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारण, अब देखिए ये तो क्या हो गया कि उनके जो वेशभूषा होगी उसमें परिवर्तन, उनके रीति रिवाज में परिवर्तन, ठीक है, उनके रहन सहन के स्तर में परिवर्तन, तो ये तो परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, उस सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारकों की बात करते हैं तो उसमें आपका भौगोलिक कारक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आर्थिक कारक आ जाएगा, जननांकीय कारक आ जाएगा। जैसे जननांकीय कारक की अगर बात करते हैं तो अभी हमारी सामाजिक संरचना क्या है कि अभी भारत में 65% से अधिक की आबादी 35 ईयर से नीचे है, लेकिन एक समय आएगा कि यही जस्ट उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये 35 हो जाएगा वो 65 हो जाएगा, यानी जो 65% आबादी वाले लोग हैं वो 65% से अधिक होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो उसकी सामाजिक संरचना है उस सामाजिक संरचना में चेंज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो मित्रों मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से लेखपाल के लिए डेडिकेटेड है और आपको फ्री लेखपाल कोर्स ऑन माय यूट्यूब
चैनल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारकों की बात करते हैं। ठीक, सामाजिक संरचना के बारे में मैंने बताया। अब सामाजिक परिवर्तन के कारक की बात करते हैं। तो देखिए, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के कारक की अगर बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक। ठीक है, तो इन कारकों में देखिए एक एक करके मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहला जो कारक होगा वो भौगोलिक कारक। ठीक है, दूसरा अगर कारक की मैं बात करता हूं तो आर्थिक कारक। तीसरा कारक जननांकीय। ठीक है, और जो अगला कारक आपका होगा उस कारक को हम लोग सांस्कृतिक कारक, ठीक है, जैविक कारक, जो भी कहिए वो लिख सकते हैं, सांस्कृतिक कारक। ठीक है, और भी बहुत से कारक, लेकिन जो मेन कारक है उन कारकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों ने सामाजिक संरचना देखा, उस सामाजिक संरचना में जब किसी प्रकार से परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हमने देखा कि वहाँ जो पर्टिकुलर उस, जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या वास्तव में जो ग्राम का स्वरूप आज देखने को मिलता है, क्या वो 1000 पहले था? ग्राम तो 1000 पहले भी थे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ तो वही रहे, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है, उनके सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखिएगा। जब सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया तो वो कौन से ऐसे कारक रहे हैं जिसके फलस्वरूप उनके सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया? जैसे भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक की अगर हम लोग बात करें तो भौगोलिक कारक में मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से हुआ क्या कि मान लीजिए वहां पर बाढ़ आई। ठीक है, जैसे भी आप लोग भी देखते होंगे जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, उनका कोई अपना पर्टिकुलर एक ऐसा ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, वे ऋतु के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को चेंज करते हैं। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, वर्षा ऋतुएं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो चेंजेस हुए, इस चेंजेस के बाद में जो परिवर्तन हुआ उसे हम सामाजिक परिवर्तन, भौगोलिक कारक के थ्रू सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। आर्थिक कारक, जैसे अभी तक क्या था कि हमारे पास खेती के संसाधन थे, लेकिन खेती के संसाधन हमारे पास उस स्तर के नहीं हुए थे। तकनीक का विकास हुआ, उस तकनीक के विकास के फलस्वरूप अब क्या हुआ कि लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी रह रहे हैं, लेकिन उनके जो जीवन का स्तर है वो जीवन का स्तर चेंज हो गया है। ठीक है, या उन लोगों ने अपने जीवन को स्तर को और अच्छा करना चाहा, तो उनका जो पलायन था, ठीक है, उनका प्रवास ग्राम क्षेत्र से क्या हो गया, शहरी क्षेत्र की तरफ हो गया। आर्थिक कारक हो गए। ठीक है, आर्थिक कारक में भी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर उसमें बात करेंगे, जब आदमी का पैसा बढ़ता है तो पैसा का बढ़ने के फलस्वरूप उनके उपभोग की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके उत्पादन का स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग आर्थिक कारक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखिए सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत भी हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, अब देखिए आर्थिक कारक के फलस्वरूप ही क्या होगा, सांस्कृतिक कारक आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा होता है, ठीक है, तो उस पैसे के फलस्वरूप आदमी विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है। उस प्रयोग में आदमी का जो धर्म था, ठीक है, जब विभिन्न प्रकार की रूढ़वादिता थी, इन सब चीजों को त्यागा, और त्यागने के फलस्वरूप हुआ क्या कि उसके अंदर एक विकास आया। उस विकास ने जो सामाजिक परिवर्तन था, उस सामाजिक परिवर्तन को आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ये थे कुछ सामाजिक परिवर्तन के कारक। अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण। ठीक है, इसके पहले एक टॉपिक है संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार को हम लोग लास्ट में बताएंगे, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपके लिए जरूरी है।
तो हम लोग बात करें भारतीय ग्रामीण समाज में, भारतीय ग्रामीण समाज में संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण तथा आधुनिकी। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय ग्रामीण समाज में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण। ठीक है, ये देखिए होता क्या है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण के जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं, जैसे पश्चिम के देश बात करते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो ये आपका भारत हो गया। तो पश्चिम का मतलब जैसे जो इंग्लैंड वाला प्रदेश हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में क्या क्या है कि भारत पे बहुत ज़्यादा राज किया है। तो इससे जो भारत में जब आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन या मध्य इतिहास के बाद आप लोग आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, तो आधुनिक इतिहास में यह देखने को मिलता है कि उस समय जो भारत में पश्चिमीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इस प्रभाव के फलस्वरूप हुआ क्या था कि भारत में एक ऐसा वर्ग सामने निकल कर आया था जिसने अपने अधिकार के बारे में जाना। वहीं से एक सिलसिला चालू होता है जो कि फाइनली 1947 तक चलता है और भारत देश आज़ाद होता है। ठीक है, तो भारत जो मतलब ये पश्चिमीकरण की अवधारणा है या संस्कृतिकरण की अवधारणा है, इसको कर्नाटक में जन्मे एक व्यक्ति MS श्रीनिवासन ने दिया था। ठीक है, तो अब देखिए अगर भारतीय संदर्भ में ये तीनों जो अवधारणाएं हैं, चाहे वो आपका संस्कृतिकरण हो, ठीक है, पश्चिमीकरण हो, चाहे आधुनिकीकरण हो, इसने भारत के जो ग्रामीण समाज, कोई भी समाज हो, हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम समाज में परिवेश के संदर्भ में, तो वस्तुतः हम लोग ग्रामीण समाज की ही बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अपलिफ्टमेंट का काम किया है, लोगों के उत्थान का ही कार्य किया है। तो वन बाय वन करते हुए चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि वास्तव में संस्कृतिकरण का भारत पे किस प्रकार प्रभाव पड़ा है और संस्कृतिकरण के क्या कारक थे और संस्कृतिकरण के प्रभाव के फलस्वरूप भारत का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार के चेंज हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहले बात तो संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में, तो इसमें आपका होगा पहला पश्चिमीकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाले कारक। ठीक है, पश्चिमीकरण, ठीक है, शिक्षा का स्तर, ठीक, और कारकों की बात करें तो औद्योगिकीकरण, ठीक है, ये सब चीजें आपका निकल के आती हैं। अब अगर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं तो इसके प्रभाव में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले सामाजिक स्त्रीकरण में सुधार हुआ और जो निम्न लोगों की स्थिति थी उस स्थिति में भी सुधार हुआ। क्योंकि देखिए जो ये टर्म है, ये तीनों टर्म एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ठीक है, जब संस्कृतिकरण के कारक में देखेंगे तो देखिए पश्चिमीकरण आ रहा है। ठीक है, और जब पश्चिमीकरण होगा तो पश्चिमीकरण में जैसे हमने क्या बताया, शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा, औद्योगिकरण होगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है कि आज के जमाने में जो हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, उस चीजों के अनुसार हम अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब जमाना क्या हो गया, पहले हमारे पास हुआ करते थे क्या, डेस्कटॉप। ठीक है, अब डेस्कटॉप से धीरे धीरे हम लैपटॉप की तरफ आए, लैपटॉप के बाद में क्या हुआ कि आप पाम टॉप की तरफ आए। तो ये क्या है, ये एक आधुनिकीकरण की प्रोसेस है। ठीक है, और आधुनिकीकरण को हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कहां पर, जो आपके पश्चिम देश हैं, पश्चिम देश से उठाया है और पश्चिम देश की जो सभ्यता है या जो पश्चिम देश के जो क्रियाकलाप है उसको हमने अपने जो दिनचर्या में शामिल किया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पश्चिमीकरण। ठीक है,
तो ये हो गया संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के हम लोगों ने देखा कि संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका एक प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आपके भारतीय संदर्भ में जाति प्रथा थी वो काफी हद तक कमजोर हो गई है। तो आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण को बताया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमीकरण के प्रभाव की, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले विवाह में परिवर्तन, ठीक है, जो जाति प्रथा थी, जाति प्रथा का कमजोर होना। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, रहन सहन के स्तर में सुधार। ठीक है, तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे चीज हैं जिसने पश्चिमीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप, जो पश्चिमीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में देखने को मिलते हैं। अब अगला हम लोग अगर बात करते हैं आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण भी देखिए, अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगर हम लोग आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण क्या है कि आधुनिकीकरण की जो मेन कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में निकल के आता है। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रचलन में यह प्रथा आई। यह वह समय था जब एशियाई, अफ्रीकी तथा दक्षिणी अमेरिका देशों ने औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर विकास के कार्यों का शुरू किया। ठीक है, हुआ क्या कि आधुनिकीकरण में हम ये मान के चलते हैं जो आपके विकासशील या जो कम विकसित देश थे, ठीक है, उन्होंने जो विकसित देश था उस विकसित देश के जो क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप को अपनाया और उसके फलस्वरूप जो उसका लाभ है, ठीक है, उस लाभ को फलस्वरूप जो परिणाम आए, ठीक है, उसको हम लोग आधुनिकीकरण की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम लोग आधुनिकीकरण की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि आधुनिकीकरण का ग्राम समाज में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा देख रहे होंगे, देखिए हमारे पास भूमि तो उतनी ही है, लेकिन उत्पादकता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो होता क्या है कि उस उतनी ही भूमि में हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, ठीक है, मोबाइल के थ्रू विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं ले रहे हैं। ठीक है, लोक प्रशासन में भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का प्रभाव, आप अपने घर बैठे चीजों को देख सकते हैं। तो ये सब क्या था कि एक पॉजिटिव चीज निकल के सामने आई जिसने भारतीय संदर्भ में जो ग्राम है, ग्राम के विकास को बढ़ावा दिया। और आज आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और नगर क्षेत्र में जो एक खाई थी, इन्हीं सब चीजों के फलस्वरूप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग अपने हकों, अपने अधिकारों के लिए सामने आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, जो ये देखिए, अब जितनी भी योजनाएं होंगी या जो भी चीजें होंगी हम इन्हीं सब की कैटेगरी में आ जाएंगी और उसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था कुल मिला के एक आपका छोटा सा टॉपिक जो कि आपके ग्राम समाज और भारतीय संदर्भ में विकास के जो आपका लेसन है उसके अंतर्गत दिया हुआ है। इसके आगे हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं और एक आपका छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि परिवार का आपका भाग है। ठीक है, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर होगा क्या कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फाइनली जो आपका एक चैप्टर है ये आपका चैप्टर दो लेक्चर में समाप्त हो जाएगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो चलिए इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं संयुक्त परिवार। देखिए इसमें एक आपका होगा, अभी हम लोग देखेंगे, एक दाएं भाग होता है, मिताक्षरा होता है। ठीक है, पिछले बार इसी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए इस टॉपिक को उठाना बहुत जरूरी है। संयुक्त
परिवार प्रणाली। ठीक है, जब हम लोग ग्राम जो समाज था उसकी विशेषताओं के बारे में बातें कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो ग्राम समाज है उसकी एक विशेषता के अंतर्गत भी ये चीज़ें होती करती थी। तो अगर हम बात करते हैं एक संयुक्त परिवार प्रणाली, ऐसे परिवार को कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ मिलकर रहती हैं। ठीक है, अब इसी संयुक्त परिवार प्रणाली का एक आपका जो भाग है वो है मिताक्षरा संयुक्त परिवार प्रणाली। पहले आप देखेंगे 3 या उससे अधिक पीढ़ी एक साथ रहती हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमने बताया कि संयुक्त परिवार प्रणाली आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली 3 या 3 से अधिक पीढ़ी जो एक साथ रहती हैं उसको हम लोग संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, जो भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आपका जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिताक्षरा एक ग्रंथ था जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था। तो जो ये मिताक्षरा संयुक्त प्रणाली है इसके जो नियम कानून हैं, ठीक है, ये असम एवं बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू हैं। और है क्या कि जो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा लगता है कि जो मिताक्षरा संयुक्त प्रणाली है उसका आधार क्या है। उसका आधार विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका है जिसका नाम मिताक्षरा है। इसी प्रकार हम लोग अगर बात करते हैं दायभाग संयुक्त प्रणाली, तो जीमूत वाहन के द्वारा दायभाग ग्रंथ था उस पर लिखी गई पद्धति है, उससे ये प्रणाली संचालित होती है और यह आपके असम एवं बंगाल में लागू है। जबकि मिताक्षरा जो संयुक्त प्रणाली है वो असम एवं बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंतर्गत मैंने आपको एक लेक्चर इसके पहले भी प्रोवाइड किया है जो कि हमारे YouTube पर उपस्थित प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और वहां से चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग आपको फ्री पूरी की पूरी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लें, पढ़ें और जो अपना लेखपाल बनने का सफ़र है, लेखपाल बनने के सफ़र को आप अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं। ठीक है, तो ये था कुल मिला के आपका प्रथम चैप्टर जो कि आपका है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। उसमें हम लोगों ने देखा कि वास्तव में ग्राम क्या होते हैं। ठीक है, ग्राम शब्द की उत्पत्ति, उसका प्राचीन संदर्भ में, मध्यकाल के संदर्भ में और आधुनिक संदर्भ में उसमें किस प्रकार के चेंज आए। फिर हम लोगों ने ग्राम समाज के प्रकार को डिवाइड किया था, ग्राम समाज की विशेषताएं के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोग नगर के बारे में बताया कि नगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया को हम नगर कहते हैं तो वास्तव में नगर है तो किस लिए नगर है, किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया। इसके बाद 2011 की सेंसस के अनुसार हम लोगों ने देखा कि भारत में कितने ग्राम हैं, उसका प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। फिर हम लोग आए कि भारतीय समाज पे किस प्रकार से आपका पश्चिमीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण का प्रभाव पड़ा। इसके बाद में आपका एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था संयुक्त परिवार प्रणाली, उस संयुक्त परिवार प्रणाली को बताया गया है जिसके अंतर्गत मैंने आपको इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, मिताक्षरा संयुक्त प्रणाली और दायभाग संयुक्त प्रणाली। ठीक है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका है, उसके बेस पर मिताक्षरा संयुक्त प्रणाली आपकी होती है जो कि आपके असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इसके अतिरिक्त जो आपका ये दायभाग संयुक्त प्रणाली है ये आपका असम एवं बंगाल में आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस को देखने के लिए इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा और थोड़ा क्वेश्चन देखिए, अभी पीपीटी वाली व्यवस्था हो नहीं पाई है, जल्दी पीपीटी की भी व्यवस्था हो जाएगी। तब तक जब तक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय लग सकता है। तो चलिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, पहले तो कोशिश ये करते हैं जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो आपका
एक क्वेश्चन था जो आपके चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा उपनिषद, चौथा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, 2015 चकबंदी लेखपाल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका शतपथ ब्राह्मण। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने ग्राम थे, आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, 6,40,950, 6,40,930, 7,40,930, 7,40,950। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 6,40,930। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, जो कि मैंने आपको ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट को हम लोगों ने आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब मैंने उसको 2 भाग में पूरा किया है। पहला आपका लेक्चर 1, दूसरा लेक्चर 2 है। आप दोनों लेक्चर को देखेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चन के आने की संभावना होगी वो सभी आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।